औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी है। और ये टॉपिक हमारा सेकंड टॉपिक है। इससे पहले वाले फर्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी होती हैं और उसके साइंस और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। उसमें फिर हमने स्टेजेस डिस्कस किए थे। तो उसमें हमारे पास बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी आ रहा था, फिर उसके बाद प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी आ रहा था, फिर उसके बाद डायबिटिक मैकुलोपैथी आ रहा था, फिर उसके बाद प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी आ रहा था और फाइनल में हमारे पास एडवांस डायबिटिक आई डिज़ीज़ या एंड स्टेज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी आ रहा था। तो उसमें हमने कुछ साइंस और सिम्टम्स डिस्कस किए थे और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी में हमारे पास हेमरेजेस होते हैं, हार्ड एक्सुडेट्स होते हैं, सॉफ्ट एक्सुडेट्स होते हैं और वो जो हार्ड एक्सुडेट्स होते हैं तो उसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो डेफिनेट और क्लियर बॉर्डर्स होते हैं। और सॉफ्ट एक्सुडेट जिसको हम कॉटन वूल स्पॉट्स भी कहते हैं तो उसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं, इतने क्लियर नहीं होते। और उसके साथ साथ हमारे पास वेट्रियस हेमरेजेस, रेटिनल हेमरेजेस ये आ रहे थे। उसके साथ वेनस बीडिंग और वेनस सेगमेंटेशंस भी साइंस पेशेंट को फील होते थे। और उसके अलावा हमारे पास उस कंडीशन में एक माइक्रोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटी थी जो रेटिना के फाइबर लेयर्स के अंदर एक शंट्स बन रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये माइक्रोवास्कुलर लीकेज और माइक्रोवास्कुलर अक्लूजन की वजह से हो रहे थे। अब प्रोलिफरेटिव स्टेज जो हैं ये वो स्टेज हैं जिसमें स्पेसिफिकली हमारे पास न्यू वेसल्स बनते हैं। और वो न्यू वेसल्स की पैथोफिजियोलॉजी हमने डिस्कस की थी कि या तो रेटिनल इस्कीमिया होगा एक पॉइंट पे जहाँ पे फिर वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होंगे और उसके रिस्पॉन्स में फिर न्यू वेसल्स बनेंगे। तो ये जो न्यू वेसल्स है ये न्यू वेसल्स हमारे पास कहाँ पे बनते हैं? तो ये न्यू वेसल्स डिस्क पे भी बनते हैं जिसको हम कहते हैं न्यू वस्कुलराइजेशन एट डिस्क। और ये न्यू वेसल्स जो है रेटिना की किसी भी पॉइंट में बन सकते हैं या बनते हैं जिसको हम कहते हैं न्यू वेसल्स एल्सवेयर। इसके अलावा ये जो न्यू वेसल्स हैं ये हमारे पास आयरस पे भी बनते हैं जिसको हम कहते हैं रोबियोसिस आयराइडस। तो ये प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी का स्पेसिफिक साइन है कि इसमें प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यू वेसल्स होगा। तो इसमें अगर इस डायग्राम में हम देखें तो ये हमारे पास डिस्क है, ऑप्टिक डिस्क। और ऑप्टिक डिस्क पे हमारे पास न्यू वस्कुलराइजेशन हुई है, स्मॉल ब्लड वेसल्स बने हैं। अगर हम एफएफए की ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर देखें तो इसमें हमें न्यू वेसल्स नज़र आ रहे हैं क्लियरली। ये जो वाइट ब्लड वेसल्स हैं ये न्यू वेसल्स एट डिस्क हैं हमारे पास। इसके अलावा न्यू वेसल्स एल्सवेयर इस डायग्राम में अगर हम देखें ऊपर वाले दो डायग्राम्स में तो यहाँ पे बिल्कुल टॉर्चियस और मिक्स ब्लड वेसल्स बने हुए हैं। ये जो लार्ज ब्लड वेसल्स है इससे फिर ये न्यू वेसल्स छोटे स्मॉल ब्लड वेसल्स निकलते हैं और ये न्यू वेसल्स बन जाते हैं। अब ये जो न्यू ब्लड वेसल्स हैं, न्यू वस्कुलराइजेशन है, ये बहुत कमज़ोर होते हैं तो इससे लीकेजेस जो हैं वो ईज़िली होती हैं। इसीलिए रेटिना में हेमरेजेस, वेट्रियस में हेमरेजेस ये और भी बढ़ जाते हैं। अब आगे एक और स्टेज आता है प्रोलिफरेटिव स्टेज के बाद जब ये काफ़ी ज़्यादा साइंस सिम्टम्स बढ़ जाएं तो उसमें फिर हमारे पास वो साइंस और भी एक्स्ट्रा आ जाते हैं और इस कंडीशन को फिर हम कहते हैं एडवांस डायबिटिक आई डिज़ीज़। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें प्री रेटिनल हेमरेजेस हैं, ऑलरेडी जो हेमरेजेस पहले ही स्टेज से शुरू हुए थे, वेट्रियस हेमरेजेस हैं, ट्रैक्शन आरडी हैं।
तो ये जो विट्रियस हेमरेजेस और रेटिनल हेमरेजेस, स्पेसिफिकली विट्रियस हेमरेजेस जो है ये विट्रियस में ट्रैक्शन पैदा करता है। और जब विट्रियस में ट्रैक्शन पैदा होता है तो विट्रियस जो है इसकी डिटैचमेंट के चांसेस होते हैं। तो इसके साथ साथ रेटिना के भी डिटैचमेंट के चांसेस होते हैं, इसीलिए ट्रैक्शन आरडी हो जाती है, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। ये इन हेमरेजेस के रिस्पॉन्स में होता है। इसके अलावा एक और साइन है जिसको कहते हैं रोबियोसिस आयराइडस। आयरस पे न्यू वेस्कुलराइजेशन होंगी, और जब आयरस पे न्यू वेस्कुलराइजेशन होगी तो वहाँ पे हम कहते हैं कि आयरस के रूट में हमारे पास एंटीरियर चैम्बर का एंगल है। तो जब ये न्यू वेस्कुलराइजेशन होगी तो ये न्यू वेस्कुलराइजेशन उस एंगल को ब्लॉक करेगी जहाँ से हमारे एक्वस ह्यूमर ड्रेन होता है। तो इन न्यू वेसल्स से लीकेजेस भी हो सकते हैं, और यही न्यू वेसल्स जो है हमारे एंगल को ब्लॉक करते हैं, तो इससे सेकेंडरी ग्लाकोमा भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर लास्ट पॉइंट पे हम आ जाए तो न्यू वास्कुलर ग्लाकोमा, ये वही सेकेंडरी ग्लाकोमा है जो रोबियोसिस आयराइडस के रिस्पॉन्स में बन जाता है। अब हम आते हैं डायबिटिक मैकुलोपैथी पे। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के साथ अगर किसी भी स्टेज में साथ में मैकुलोपैथी भी है तो तब फिर लेज़र करना ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डिस्क ये हैं हमारे पास, और मैकुला में ये हेमरेजेस और एक्सूडेट्स हमें नज़र आ रहे हैं अगर हम इस एफएफए की पिक्चर को देखें। फिर अगर दूसरे पिक्चर को देखें तो ये येलोविश गोल्डन कलर का एक रिंग नज़र आ रहा है, ये बेसिकली डायबिटिक मैकुलोपैथी हैं, ये एक्सूडेट्स हैं। यहाँ पे एक्सूडेट्स और हेमरेजेस है। अगर तीसरे पिक्चर में हम देखें ये जो डिफ्यूज़ लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिस्ट बने हुए हैं, और ये सिस्ट जो है इसको हम कहते हैं सिस्टाइड मैकुलर एडेमा। तो ये जो है जब मैकुलर एडेमा हो जाता है तो उसमें सिस्ट टाइप बन जाते हैं और मैकुला की थिकनेस बढ़ जाती है। तो अगर ये मैकुला का एरिया 500 माइक्रान मैकुला के एरिया अगर इफेक्टेड है, मतलब 500 माइक्रान मैकुलर एरिया अगर वो एडिमेटिस है, तो इसको हम कहते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा, अगर ये 500 माइक्रान तक एडिमेटिस है। फिर इसमें मैकुलर एडिमा में या मैकुलोपैथी जो है ये इसमें टू टाइप्स है, एक फोकल मैकुलोपैथी है, एक डिफ्यूज मैकुलोपैथी है, या एक फोकल मैकुलर एडिमा है और एक डिफ्यूज मैकुलर एडिमा है। इसके अलावा हमारे पास इस्कीमिक मैकुलोपैथी है, तो या तो मैकुलर एडिमा होगा या मैकुलर इस्कीमिया होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें मैकुला को नरिशमेंट नहीं मिलती, इस्कीमिक है, तो एफएफए की पिक्चर में हमें मैकुलोपैथी नज़र आ रही है। अब इस सारे कंडीशन में हमारा वर्कअप क्या है, हमारे इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, हमारे एग्जामिनेशंस क्या हैं। तो इसमें हम सबसे पहले तो विजुअल एक्विटी पेशेंट की चेक करेंगे कि उसकी विजुअल एक्विटी कितनी है। फिर उसके बाद हम आईयूपी इंट्राकुलर प्रेशर चेक करेंगे। फिर गोनियोस्कोपी चेक करेंगे को कोई न्यू वेस्कुलराइजेशन तो नहीं है आयरस पे रोबियोसिस आयराइडस वाला कंडीशन तो नहीं है। उसके अलावा फिर हम स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी की डिटेल इन्वेस्टिगेशन और डिटेल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके लिए हम पेशेंट को डायलेट करेंगे और डायलेटेड फंडस को डिटेल के साथ देखेंगे, और उसके साथ साथ हम पेरिफेरल रेटिना देखेंगे, ऑप्थेल्मोस्कोपी से भी देखेंगे और स्लिट लैम्प से भी देखेंगे, ताकि हमें क्लियरली पता चले कि कहाँ कहाँ पे डैमेजेस, कहाँ पे हेमरेजेस, कहाँ पे एक्सूडेट्स हैं, कहाँ पे एडिमा है। तो इसके अलावा हमारे पास फंडस फोटोग्राफीज़ हैं, ओसीटीज़ हैं हमारे पास, उसके अलावा विजुअल फील्ड है, और एफएफए है, फंडस फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी है, टू गाइड ट्रीटमेंट ऑफ clinical significant macular edema, to identify ischemic maculopathy, ERMA versus new vascularization, evaluation and hazy media। अब अगर हमारे पास मीडिया हैज़ी हैं तो हैज़ी मीडिया में फिर हम जो है वो फंडोस्कोपी नहीं कर सकते, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, तो फिर हम इसलिए इन्वेस्टिगेटिव ऑप्शंस पे जाएंगे, हम ओसीटी पे जाएंगे, हम विजुअल फील्ड पे जाएंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास जो ओसीटी है, ओसीटी हमें उससे हमें पता चलेगा कि जो मैकुला है, मैकुला की थिकनेस का हमें पता चलेगा। मैकुला में अगर सिस्ट है, एडिमेटिस है, हमें पता चलेगा कि ये एडिमेटिस है, सिस्टाइड मैकुलर एडिमा है। या डिस्क पे भी हमें पता चलेगा कि डिस्क पे ब्लड वेसल्स तो नहीं है, या और कोई मेम्ब्रेन तो नहीं है मैकुला पे। इसके अलावा हम बी स्कैन भी यूज़ करते हैं, क्योंकि मीडिया हेजी है, तो बी स्कैन से हमें हेमरेजेस और रेटिनल डिटैचमेंट और एक्सूडेट सब का पता चल सकता है। अब इंटरनेशनल क्लिनिकल डायबिटिक रेटिनोपैथी डिजीज सेवेरिटी स्केल, तो ये जो सेवेरिटी स्केल है, इसमें कुछ उसको कैटेगराइज किया गया है कि अगर फॉर एग्जांपल फाइंडिंग ऑब्जर्वेबल अपॉन डायलेटेड ऑप्थेल्मोस्कोपी, हम रेटिनोपैथी उसको नहीं कहेंगे जिसमें अगर मतलब कोई इबनॉर्मेलिटी ना हो, नो इबनॉर्मेलिटी, सो नो एपेरेंट रेटिनोपैथी। देन इफ़ देयर आर माइक्रो एनोरिज्म्स ओनली, अगर माइक्रो एनोरिज्म है सिर्फ, तो उसको हम कहेंगे कि माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, क्योंकि माइक्रो एनोरिज्म्स जो है ये फर्स्ट साइन है डायबिटिक रेटिनोपैथी का। फिर मोर देन जस्ट माइक्रो एनोरिज्म बट लेस देन सीवियर एनपीडीआर, अगर माइक्रो एनोरिज्म ज़्यादा हैं लेकिन नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के बाकी सिम्टम्स नहीं हैं, तो ये मॉडरेट नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है। मतलब ये है कि यहाँ पे माइक्रो एनोरिज्म्स तो ज़्यादा हैं लेकिन बाकी सीवियरली हेमरेजेस और एक्सूडेट्स नहीं है, तो इसको हम मॉडरेट नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कहेंगे। फिर सीवियर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होगा, तो उसमें मोर देन 20 इंट्रा रेटिनल हेमरेजेस इन ईच ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, और definite venous bleeding in 2+ quadrants and prominent erma in 1+ quadrant, अगर ये हैं तो उसको हम सीवियर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कहेंगे। अगर 20 इंट्रारेटिनल हेमरेजेस हर क्वाड्रेंट में हो, और हमारे पास वेनस ब्लीडिंग हो 2 से ज़्यादा क्वाड्रेंट्स में, और साथ में एर्मा भी हो 1 या 1 से ज़्यादा क्वाड्रेंट में, तो इसको फिर हम डालेंगे सीवियर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में, सीवियर एनपीडीआर में। एंड नो साइंस ऑफ प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी, जब प्रोलिफरेशन नहीं है तब इसको हम प्रोलिफरेटिव स्टेज में नहीं रखेंगे। तो जब न्यू वेसल्स आ जाएं तो बस ये स्पेसिफिकली प्रोलिफरेटेड हो गया। अब प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होगा, 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग न्यू वेस्कुलराइजेशन एंड विट्रियस प्री रेटिनल हेमरेजेस, मतलब ये है कि बाकी रेटिनल हेमरेजेस, एक्सूडेट्स और कॉटन वूल स्पॉट्स वो होंगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि न्यू वेस्कुलराइजेशन हो, प्रोलिफरेशन हो, तो इसको हम प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कहेंगे। अब हम आते हैं डिजीज़ सेवेरिटी स्केल मैकुलर एडीमा का। मैकुलर एडीमा की डिजीज़ सीवियरिटी स्केल में हम क्या देखेंगे, तो अगर हमारे पास फाइंडिंग्स जो हैं वो नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि डायबिटिक मैकुलर एडीमा इज़ एब्सेंट, नो रेटिनल थिकनिंग और हार्ड एक्सूडेट्स, मतलब पोस्टीरियर पोल पे कोई हार्ड एक्सूडेट्स नहीं है, रेटिना थिक नहीं है मैकुलर एरिया में, तो हम ये उसमें डालेंगे कि डायबिटिक मैकुलर एडीमा इज़ एब्सेंट। when some retinal thickening or hard exudates in posterior pole are present, तो इसको हम डायबिटिक मैकुलर एडीमा में डालेंगे। अगर पोस्टीरियर पोल पे हमारे पास एक्सूडेट्स या रेटिनल थिकनिंग है, तो उसको हम डायबिटिक मैकुलर एडीमा में डालेंगे कि ये डायबिटिक मैकुलर एडिमा है। फिर उसकी सीवियरिटी स्केल है, तो माइल्ड डायबिटिक मैकुलर एडीमा में हमारे पास कुछ रेटिनल थिकनिंग होगा और कुछ हार्ड एक्सूडेट्स होंगे, लेकिन वो सेंटर ऑफ द मैकुला से थोड़े से डिस्टेंस पे होंगे।
तो उसको हम माइल्ड डायबिटिक मैकुलर एडिमा में डालेंगे। फिर मॉडरेट डायबिटिक मैकुलर एडिमा में हमारे पास हार्ड एक्सुडेट्स और रेटिनल थिकनिंग होंगे, लेकिन सेंटर के नज़दीक होंगे, मैकुला के सेंटर के नज़दीक होंगे, लेकिन स्पेसिफिकली सेंटर जो फोविया है वो इफ़ेक्टेड नहीं होगा, उसके नज़दीक होंगे लेकिन उसी में नहीं होंगे, इसीलिए इसको हम मॉडरेट डायबिटिक मैकुलर एडिमा में रखेंगे। फिर सीवियर डायबिटिक मैकुलर एडिमा में हम वो रखेंगे कि हमारे पास बिल्कुल सेंट्रल मैकुला में एक्सुडेट्स हैं और रेटिनल थिकनिंग है, तो ये सीवियर मैकुलर एडिमा में हम इसको डालेंगे। अब हमारे पास ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ है। तो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ है। पहला जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट है, फिर हमारे पास लेज़र्स ट्रीटमेंट आ जाता है, और तीसरा जो है वो हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट आता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास इंट्राविट्रियल स्टीरॉयड्स हैं, हमारे पास एंटी वीजीएफ हैं। मतलब हम इंट्राविट्रियल स्टीरॉयड्स जब लगाते हैं और ट्राइमेसिलॉन एसिटाइड टाइप अगर हम स्टीरॉयड्स लगाते हैं, तो स्टीरॉयड्स का फंक्शन ये है कि स्टीरॉयड जो है ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस और ये इंजर्ड उनको फाइब्रोज करता है। ये जहाँ पे ये न्यू ब्लड वेसल्स बनते हैं उन न्यू ब्लड वेसल्स को स्टॉप करता है। तो ये जो है ये वीजीएफ को मतलब कम करता, स्टॉप करता है, और जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस लीकेजेस और डैमेज है उसको स्टॉप करता है। स्पेसिफिकली ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमारे पास मैकुलर एडिमा में है। तो ये हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट है इंट्राविट्रियल स्टीरॉयड्स। दूसरा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है हमारे पास एंटी वीजीएफ है, कॉमनली एविस्टीन के नाम से लगे जाते हैं, और ये भी इंट्राविट्रियल ही हैं। और इसमें हमारे पास एंटी वीजीएफ में रेनिबिजमेब एंड बिवाकिजुमेब, ये 2 टाइप्स के एंटी वीजीएफ हैं। जो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जब इस्कीमिया होगा या ओक्लूजन होंगी तो उसके रिस्पांस में वीजीएफ जो फैक्टर्स हैं, मीडिएटर्स हैं, वो रिलीज़ होते हैं और वो न्यू वेसल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, वो उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो जब हम एंटी वीजीएफ इंट्राविट्रियल लगाते हैं तो ये उन न्यू वेसल्स को मतलब स्टॉप करता है, वहाँ न्यू वेसल्स नहीं बनते। तो ये हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट है जो मतलब लेज़र और उसके साथ भी किया जा सकता है और उसके से पहले भी किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास लेज़र्स हैं, तो लेज़र में अक्सर जो है फोटोकोगुलेशन है, इसमें हमारे पास आर्गान लेज़र मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। और ये जो फोटोकोगुलेशन है स्पेसिफिकली अगर मैकुलर एडिमा है, अगर डिफ्यूज़ मैकुलर एडिमा है तो उसमें हम ग्रिड लेज़र करते हैं, और अगर ये फोकल मैकुलर एडिमा है तो उसमें हम फोकल लेज़र करते हैं। फोकल लेज़र मैकुलर एडिमा में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ग्रिड लेज़र इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। इसके अलावा हम रेटिना की पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन करते हैं कि जहाँ पे न्यू वेसल्स बने हुए हैं उन न्यू वेसल्स को हिट करते हैं, उनको जलाते हैं ताकि उससे लीकेजेस ना हो, उससे हेमरेजेस ना निकले। तो ये हमारे पास लेज़र ट्रीटमेंट है, इसमें पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन है, फोकल एंड ग्रिड लेज़र्स हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो सर्जिकल ऑप्शन है उसमें हम विट्रेक्टोमी करते हैं, पार्स प्लेनल विट्रेक्टोमी। तो वो इसीलिए हम करते हैं क्योंकि विट्रियस में हमारे पास हेमरेजेस हैं, विट्रियस में एक्सुडेट्स हैं, विट्रियस में ट्रैक्शन वाली बात है, आरडी हो सकती हैं, इसलिए हम विट्रेक्टोमी करते हैं। जब विट्रियस हम निकालते हैं तो मीडिया जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है क्योंकि हेमरेजेस सारे वो विट्रियस में हमने वो निकाल दिए। तो ये एक थर्ड ऑप्शन है जो सर्जिकली, और अक्सर पेशेंट की विट्रेक्टोमी की जाती है जिसमें डायबिटिक जो हेमरेजेस हैं, जो एक्सुडेट्स हैं, वो अगर हमारे रेटिना और वो विट्रियस में आए हो, तो ये एक थर्ड ऑप्शन है हमारे ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ का। अब डिफरल ऑफ फोकल फोटोकोगुलेशन। तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैकुलर एडिमा है
और वो सेंटर बिल्कुल फोवियल रीजन पे नहीं भी है और हम वहाँ पे फोटोकोगुलेशन करते हैं, लेज़र करते हैं, तो जो वो स्कार बनता है वो स्कार फिर एक्सपेंड होता है और वक्त के साथ साथ वो और भी विजन ख़राब करता है। नॉर्मली अगर लीजन या ज़्यादातर एडिमा फोवियल रीजन पे ना हो तो विजुअल एक्विटी अच्छी होगी, एक्सीलेंट होगी। लेकिन अगर सेंट्रल रीजन में हमारे पास एडिमा है या सेंट्रल रीजन पे हमारे पास एक्सुडेट्स या हेमरेजेस हैं, तो वो सेंट्रल जो विजुअल एक्विटी है वो नहीं होगी, वो बिल्कुल कम होगी। तो इसीलिए फ़ोटो कोगुलेशन के जो हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये भी हैं कि वो जो जहाँ पे हम जलाते हैं, जहाँ पे हम हिट करते हैं, जहाँ पे स्कार्स बनते हैं, वो स्कार एग्रीवेट हो सकते हैं, वो बढ़ सकते हैं और वो और भी डिटोरिएट करते हैं विजन को। इसके बनिस्बत हमारे पास जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है या एंटी वीजीएफ है वो ज़्यादा अच्छे हैं कि वो इतना विजन को इफ़ेक्ट नहीं करते जितना लेज़र करता है। अब हम आते हैं पेन रेटिनल फोटोकोगुलेशन। तो पेन रेटिनल फोटोकोगुलेशन में क्या करते हैं कि 360 डिग्री पे लेज़र करते हैं। और पेन रेटिनल फोटोकोगुलेशन में अक्सर पार्ट जो फंडस का और रेटिना का है वो जो है वहाँ वहाँ पे उसको हिट करते हैं और उसको चलाते हैं। तो इससे पहले अच्छा ये होता है कि फोकल लेज़र किया जाए, क्योंकि जो पेन रेटिनल फोटोकोगुलेशन है वो ज़्यादा विजन को डिटोरिएट करता है, उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। तो उससे पहले फोकल लेज़र अगर किया जाए तो अच्छा है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो ये लेज़र्स हैं, तो अगर ये एनपीडीआर सीवियर एनपीडीआर हैं तो सीवियर एनपीडीआर में पेन रेटिनल फोटोकोगुलेशन अच्छा है, क्योंकि वो एनपीडीआर में नहीं जा सकता। एनपीडीआर से पहले हम उसको वो पीडीआर में नहीं जा सकते, पीडीआर से पहले हम उसको रोकते हैं। तो इसीलिए उस पॉइंट में अच्छा है, लेकिन उससे पहले फोकल लेज़र ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये हमारे पास डायबिटिक रेटिनोपैथी का सारा पैथोफिजियोलॉजी थी, सारी डिजीज़ एंटिटी थी, साइंस सिम्टम्स थे, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल था और क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स थे। और यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है।